Everyone, today we'll discuss the solutions of BCH 80 December 24 का पेपर बेटा. So the first question is fill in the blanks जिसमें फैटी एसिड बायोसिंथेसिस टेक्स. तो जो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस है ये हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. को फैक्टर ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेजेस बायोटीन. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का जो मेन एंजाइम होता है वो होता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस. बट यहाँ पे दो एंजाइम्स काम करते हैं. फर्स्ट वन इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. लेकिन अगर एक ही एंजाइम की बात करें तो सबसे चीफ एंजाइम है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कौन करता है? एंजाइम पेरोक्सीडेज. उसके बाद डी ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो फॉर्म करता है ग्लूकारिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सुक्रोज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेयरएज मैल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. उसके अलावा जो डाइसेक्राइड्स, काफ़ी सारे डाइसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे कंसिडर करते हैं कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है. So any sugar which is capable of being oxidized and causes reduction of mild oxidizing agent. अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, हम कॉपर को यूज़ करते हैं, कॉपर 2+. अगर जो भी हम शुगर यूज़ कर रहे हैं अगर वो कॉपर को रिड्यूस करके Cu+ में चेंज कर देते हैं, अब जो भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं वो कपल्ड रिएक्शन होते हैं. मतलब कि अगर कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस करने वाली वो जो शुगर है इट सेल्फ इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो वो शुगर जो ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी रखती है विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉपर आयन्स, वो कॉपर आयन को रिड्यूस कर देती है 2+ से 1+ में, या फिर कॉपर की जगह हम यूज़ करते हैं सिल्वर. तो जो शुगर सिल्वर को रिड्यूस कर सके उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर. दो शुगर विच आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज, लेकिन जो शुगर ऑक्सीडाइज नहीं होती या फिर वो कॉपर या सिल्वर जैसे एजेंट्स को रिड्यूस नहीं कर सकती उनको बोल देंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ऑल मोनोसेकेराइड्स are reducing sugar. They all have a free active carbonyl group in the form of aldehyde. जो टर्मिनल कार्बन होता है ना वहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो टर्मिनल कार्बन है वो एल्डिहाइड है. तो एल्डिहाइड होने की वजह से टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड से बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है, तो वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाती है. दो शुगर में एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, बट ड्यूरिंग रिएक्शन कंडीशन साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ sugar is converted to acyclic form which has free aldehyde group. अब शुगर्स जो होती हैं वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, या फिर हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. लेकिन जिस टाइम पे शुगर्स ने रिएक्शन करना है वो स्ट्रेट चेन बना लेती हैं. स्ट्रेट चेन अगर होगी तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है. अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है तो मतलब ये कॉपर या सिल्वर को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलर टू मोनोसेक्राइड्स सम डाइसेक्राइड्स ऑल्सो रिएक्ट विद सिल्वर एंड कॉपर आयन्स और उनको रिड्यूस कर देते हैं. ऑन दिस बेसिस वी कैटेगराइज डाइसेक्राइड्स इनटू 2 ग्रुप्स. तो एक चीज़ तो याद रखना, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे ही रिड्यूसिंग है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कॉपर या सिल्वर को रिड्यूस कर देते हैं. लेकिन जो डाइसेक्राइड्स हैं देयर आर फ्यू डाइसेक्राइड्स जो रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो रिड्यूसिंग नहीं होते. तो जो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है मैल्टोज एंड लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग में सबसे मेन एग्जांपल है सुक्रोज. ठीक है, जब हमें चेक करना होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो बेटा रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन. बेनेडिक्ट सोल्यूशन की हेल्प से हम चेक करते हैं कि जो भी शुगर है वो ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है. बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता क्या है? बेनेडिक्ट सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है. जब कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है तो मतलब कि कॉपर की 2+ वैलेंसी कॉपर 2+ फॉर्म में प्रेजेंट है. is widely used for clinical detection of glucose in urine samples. When glucose, if present, reduces copper to copper ion, a brick red precipitate of copper oxide is formed. तो जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था, CuSO4 लिया था, वो रिएक्शन में क्या चेंज हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा. अगर वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो मतलब उसकी वैलेंसी चेंज होकर +1 हो गई, और यहाँ पे पहले कलर क्या है? ब्लू, बाद में कलर क्या हो जाता है? ब्रिक रेड. ठीक है, तो ये कलर चेंज से हमें ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पता चल जाता है कि शुगर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है या नहीं हो रही, या उसने कॉपर को रिड्यूस करा है या नहीं करा है. ठीक है, सो ये हमारे पास है ग्लूकोज फॉर्म जो एक एसाइक्लिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, जिसके टर्मिनल कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और जब अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है तो यहाँ पे COOH बन जाता है. दीज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट फॉर्म अ बेसिस फॉर कैटेगराइजिंग शुगर्स एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. तो इन्हीं रिएजेंट्स की
हेल्प से हम रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई या डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं. सो नाउ कमिंग टू द मेन आंसर, वाई सुक्रोज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेयर एज maltose इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज एज अ डी ग्लूकोज यूनिट कंडेंस इनटू एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल फॉर्म ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज. सुक्रोज जो होता है वो अपनी एनोमेरिक फॉर्म जो होती है, जब स्ट्रेट चेन फॉर्म होती है तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है. सिंस ईदर यूनिट पोसेस एन एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल और रिंग्स कैन नॉट ओपन टू गिव एन एल्डिहाइड, द शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग. या तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही. ठीक है. या फिर वो अपने साइक्लिक फॉर्म में ही है और साइक्लिक फॉर्म से मतलब वो रिंग ओपन नहीं हो रही, वो ए साइक्लिक में नहीं आ रहा, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा और कॉपर या सिल्वर को रिड्यूस नहीं कर रहा. तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर द रिंग्स कैन नॉट ओपन टू गिव एन एल्डिहाइड, दस द शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग. ऑल्दो अगर हम maltose की बात करें, maltose इज अ ग्लाइकोसाइड, द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट हैव OH ग्रुप ऑन इट्स एनोमेरिक कार्बन आइटम एंड इट रिंग कैन ओपन टू गिव एन एल्डिहाइड, हेंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर. तो यहाँ पे रिंग ओपन हो रही है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बना रहा है और इसलिए रिड्यूसिंग है. द डाइसैकेराइड्स सच एज maltose, लैक्टोज हैव फ्री एनोमेरिक कार्बन एंड दे आर रिड्यूसिंग शुगर. तो हमने पढ़ा था अभी रिड्यूसिंग में दो डाइसैकेराइड्स होते हैं, maltose और लैक्टोज, दोनों के पास ही फ्री एनोमेरिक कार्बन. So these sugars in solution have some amount of open chain form which has active aldehyde. तो solution में रिएक्शन के टाइम में ये जो साइक्लिक फॉर्म है चेन ओपन चेन बन जाती है, ओपन चेन के एंड में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इन कॉन्ट्रास्ट बोथ एनोमेरिक कार्बन एंड सुक्रोज हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सुक्रोज बेटा जब होता है ना वो जिस तरीके से अटैच है तो दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, तो ये चेन जो है वो ओपन नहीं हो रही. ठीक है. have glycosidic bond, so the formation of acyclic intermediate with an active aldehyde group is not possible. तो इसीलिए ये अपनी acyclic form में आता ही नहीं है, ये ring open ही नहीं होती. As a result, sucrose does not reduce the mild oxidizing agent that oxidize maltose and lactose. तो maltose और lactose जिन reagents के through oxidize हो रहे थे, sucrose easily oxidize नहीं हो रहा. Large polymers such as starch are non-reducing. अगर हम polysaccharides की बात करें, starch की बात करें तो starch भी जो है वो non-reducing है since the concentration of hemiacetyl group is very low. The disaccharides such as maltose, lactose have free anomeric carbon, इसलिए वो reducing है. These sugars have some amount of open chain. तो ये सारा बता हम डिस्कस कर चुके हैं. तो reducing में हमें क्या याद रखना है? reducing में हमें याद रखना है कि या तो सिल्वर को या तो कॉपर को वो रिड्यूस कर देता है Cu2+ को Cu+ की फॉर्म में, या Ag+ को Ag की फॉर्म में जो चेंज कर देगा वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी, और जो इनको रिड्यूस नहीं करेगा दैट इज़ नॉन रिड्यूसिंग. ठीक है जी. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. जहाँ पे लैक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो लैक्टोज का जो है वो फ्री एनोमेरिक कार्बन है. ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इजीली, क्योंकि ये ओपन होता है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप हो गया तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज के जो एनोमेरिक कार्बन है, जो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है. जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेसिकली वो कार्बन फ्री नहीं है, और फ्री ना होने की वजह से वो ओपन नहीं होते, एसाइक्लिक फॉर्म में नहीं होते और ऑक्सीडाइज नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं तो या तो हम उसको पोलर नॉन पोलर मतलब उसकी पोलैरिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, या फिर आर ग्रुप. आर ग्रुप का मतलब है उस अमीनो एसिड के साथ कौन सा मेन ग्रुप, कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप या कौन सी मेन अल्काइल चेन जो है वो अटैच है, ये देखते हैं. द साइड चेन प्रेजेंट इन अमीनो एसिड वेरीज इन नेचर एंड पोलैरिटी. सो दीज टू फैक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड. सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो होती है वो आर ग्रुप के बेसिस पे होती है, और दूसरी जो होती है वो पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे होती है. तो अगर हम देखें आर ग्रुप के बेसिस पे तो हमारे पास यहाँ पे 7 to 8 क्लासिफिकेशन है. एलिफेटिक अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक एंड इमीनो. ठीक है. अगर आप ये नाम याद कर लो तो इस नाम से द नेम इट सेल्फ गिव्स यू द डेफिनेशन. क्योंकि एलिफेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ? देखो अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड के अंदर CONH2 ग्रुप तो कॉमन है, हो गई होगा. ठीक है. अब यहाँ पे इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है? अगर वो कोई एलिफेटिक चेन मतलब कि कोई कार्बन चेन अटैच है तो उसको हम बोल देंगे एलिफेटिक अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एग्जांपल्स हैं एलिफेटिक के. ग्लाइसिन जो कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन. ठीक है. नेक्स्ट वाला है हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड. हाइड्रोक्सी इटसेल्फ सेज कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. इसमें हमारे पास 3 अमीनो एसिड है, सीरीन, टायरोसिन एंड थ्रियोनिन. सल्फर कंटेनिंग वो अमीनो एसिड जिनके पास सल्फर प्रेजेंट है, इसमें 2 आते हैं, मिथियोनिन एंड सिस्टीन.
एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब आप वो एसिडिक है, एसिड में बेसिकली बेटा वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट होता है 2 अमीनो एसिड के पास, दैट इज अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो अगर आप अमीनो एसिड्स का नाम ही आपको याद होगा तो एसिड वाले जो नाम है वो वैसे ही 2 नाम है, अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। बेसिक अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, एडिशनल NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो है आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। तो ये बेटा आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरोमेटिक वाले हैवी अमीनो एसिड्स भी कंसिडर होते हैं ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग की वजह से। उसमें हमारे पास आ गए फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, टायरोसिन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और उसके अंदर बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है। द लास्ट वन इज अमीनो एसिड, मतलब कि वो अमीनो एसिड जिनके पास इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारे पास एक ही अमीनो एसिड है, दैट इज प्रोलीन। तो अगर हम एक बार फटाफट से इसको दोबारा से रिव्यू करें तो हमारे पास 7 बेसिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 7 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ आर चेन या आर ग्रुप। पहला है बेटा एलिफेटिक अमीनो एसिड, जिसमें एलिफेटिक चेन प्रेजेंट होती है। उसमें हमारे पास 5 एग्जाम्पल है, ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले हमारे पास 3 हैं, सिरीन, टायरोसिन एंड थ्रियोनिन। सल्फर जिनके अंदर प्रेजेंट है वो 2 हैं, मिथियोनिन और सिस्टीन। एसिडिक अमीनो एसिड भी 2 हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड देयर आर 3 सच अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, 3 ऐसे एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और इमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोलीन के अंदर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के, मतलब पोलैरिटी के या नॉन पोलैरिटी के बेसिस पे, तो हमारे पास 4 कैटेगरीज आ गई। नॉन पोलर आर ग्रुप, मतलब वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, या फिर पोलर है बट अनचार्ज है, पोलैरिटी तो है लेकिन कोई चार्ज रिक्वायर नहीं करा हुआ। तीसरा है पोलर है और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, पोलर है और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। तो नॉन पोलर ग्रुप हैज़ जनरली नॉन पोलर एलिफेटिक और नॉन पोलर एरोमेटिक साइड चेन। तो नॉन पोलर एलिफेटिक वाले जो आपने एग्जांपल याद करे थे, अगर आप वहाँ से देखो यहाँ पे वो 5 आ गए, ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक है, उसके अलावा नॉन पोलर एरोमेटिक चेन भी हो सकती है। एरोमेटिक चेन के अंदर अभी हमने कौन कौन से लर्न करे थे, जस्ट ऐसे एरोमेटिक चेन के अंदर हमने अभी 3 पढ़े थे, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसमें से फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, टायरोसिन प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा प्रोलीन है और मिथियोनिन है। तो ये सारे हो गए जो नॉन पोलर हैं। तो दीज आर बेसिकली 6, 7, 8, 9 सच अमीनो एसिड जो हमारे पास नॉन पोलर है। पोलर हैं बट अनचार्ज हैं। द अनचार्ज पोलर ग्रुप्स हैव साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल, अमाइड या सल्फाइड्राइल ग्रुप। तो यहाँ पे पोलैरिटी है लेकिन चार्ज नहीं है, तो वो ऐसे होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या जिनके पास अमाइड ग्रुप होते हैं, जिनके पास सल्फर। तो ये हो गए सिरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, टायरोसिन और ग्लूटामिन। ठीक है जी। पोलर हैं और नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज वाले हो गए सिर्फ क्योंकि COOH वाले, दैट इज अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। पॉजिटिवली चार्ज वाले लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। यहाँ से आप ये भी कोरिलेट कर सकते हो कि जो नेगेटिवली चार्ज वाले हैं वो बेसिकली एसिडिक अमीनो एसिड है और जो पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं वो बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड है। अगर आप यहाँ पे देखो अभी जो हमने टेबल करा था, बेसिक के अंदर हमने आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन करे थे, एसिडिक के अंदर हमने एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड करा था। द सेम थिंग वी आर डूइंग है, नेगेटिवली चार्ज में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, पॉजिटिवली चार्ज में लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारा COOH और NH2CH ये ग्रुप जो ग्रीन कलर से शेडेड है बेटा, ये तो कॉमन होता है, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन एवरी अमीनो एसिड। जो ब्लू कलर से मार्क है वो डिफरेंट आर ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज मार्क्ड विद ब्लू। तो ग्लाइसिन जिसमें सिर्फ एक एडिशनल हाइड्रोजन होता है, फिर एलानिन जहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है उससे बड़ा आ गया, फिर वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये हमने पढ़े थे जिनमें एलिफेटिक चेन होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्रोलीन, प्रोलीन के अंदर हमने पढ़ा था इमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, इमीनो ग्रुप होता है, तो इमीनो ग्रुप हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये भी हमारा नॉन पोलर है। फिनाइलएलानिन हमने पढ़ा था जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है। उसके बाद मिथियोनिन, मिथियोनिन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के अंदर भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। पोलर और अनचार्ज के अंदर हमने पढ़े सिरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और टायरोसिन।
ठीक है। और फिर हमारे आगे पोलर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज में हमारे पास दो हैं, दैट इज एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। दोनों में COOH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि ये एसिडिक है। और वो पॉजिटिव में हमारे पास आ गए जो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड एक्सप्लेन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है बेटा वो पीएच जहाँ पे एक अमीनो एसिड के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। क्योंकि अमीनो एसिड, अगर आप यहाँ पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगर ये हाइड्रोजन गेन कर ले तो NH3+ बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा। ये अगर हाइड्रोजन लूज कर ले नेगेटिव चार्ज, तो देर आर सर्टेन पीएच जहाँ पे कुछ अमीनो एसिड हाइड्रोजन लूज करते हैं और नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। कुछ अमीनो एसिड है जो हाइड्रोजन गेन करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। एट डिफरेंट पीएच दे बिहेव डिफरेंटली। लेकिन वो पीएच जहाँ पे एक अमीनो एसिड न्यूट्रल है उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच अ मॉलिक्यूल्स कैरी नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। द स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, तो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को या उस पीएच को हम सिंपली PI भी लिखते हैं। द ज्विटर आयन हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज एंड आर दस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे NH3+ बन जाता है और यहाँ पे COO-, तो अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। और ऐसे आयन को हम बोल देंगे ज्विटर आयन। Therefore, these dipolar ions do not migrate in an electric field. The pH at which amino acids carry no net charge is known as isoelectric point. For example, isoelectric point of glycine is pH 6, which means कि इस pH पे वो एक ज्विटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी, एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेट चार्ज जो है उसका 0। अब अगर हम बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व की, तो टाइट्रेशन कर्व, तो बेसिकली बेटा टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। टाइट्रेशन कर्व होता है जब हम एक अमीनो एसिड का नेचर स्टडी करते हैं। अगर हम अमीनो एसिड के नेचर को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट पीएच पे, मान लो एसिड ऐड करने पे या बेस ऐड करने पे वो कैसे बिहेव करेगा, कौन से पीएच पे वो ज्विटर आयन की तरह ऐड करेगा, कौन से पीएच पे वो पॉजिटिव आयन की तरह ऐड करेगा, या कौन से पीएच पे वो नेगेटिव आयन की तरह ऐड करेगा, तो उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व। व्हेन द पीएच ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इज चेंज बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। जब भी हम पीएच को चेंज कर रहे हैं, या तो हम एसिड धीरे धीरे करके डाल रहे हैं या हम बेस धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, तो हमें मिलता है टाइट्रेशन कर्व। दीज कर्व्स आर यूजुअली प्लॉट ऑफ पीएच अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो एक तरफ हम पीएच प्लॉट कर रहे होते हैं, एक तरफ हम टाइट्रेंट, मतलब कि जो भी हमने एसिड या बेस ऐड करा है हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से पीएच देख रहे होते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है। दिस कर्व एम्पिरिकली डिफाइन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। द प्रिसाइज नंबर ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एसिड बीइंग टाइट्रेटेड। कितनी ज़्यादा टाइट्रेशन हो रही है, कितना ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इससे हमें वो भी पता चलता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि उस अमीनो एसिड के अंदर कितने ज़्यादा आयनिक ग्रुप्स हैं, उनकी पीके वैल्यू क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा है। द आयनिक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन डिपेंड ऑन पीएच ऑफ द सोल्यूशन। अब अमीनो एसिड कैसे आयन की तरह बिहेव कर रहा है, वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, वो पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है या नेगेटिव आयन की तरह, मतलब या तो वो प्रोटॉन लूज कर रहा है या वो प्रोटॉन गेन कर रहा है। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, पीएच पे। टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमीनो एसिड आर वेरी यूजफुल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। It is obtained when a solution of amino acid in a strong acid such as HCl is titrated against a strong base। मतलब जो भी, अगर सपोज करो हम ग्लाइसिन का अमीनो टाइट्रेशन कर्व पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले ग्लाइसिन को एसिड के अंदर मिक्स करके उसका एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके, हमने इसका पीएच नोट कर लिया, अब हम धीरे धीरे करके इसमें बेस ऐड करेंगे। बेस क्या होगा बेटा, धीरे धीरे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और इसके साथ हमें चेंज इन पीएच जो है वो समझ में आएगा। द पीएच इज रिकॉर्डेड आफ्टर ईच एडिशन एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन चेंज इन पीएच एट वाई एक्सिस एंड द अमाउंट ऑफ बेस एट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम कितना बेस ले रहे हैं वो लिख देते हैं, यहाँ पे जो पीएच चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं। Due to the presence of different ionizable groups, different amino acids have different type of कर्व्स। क्योंकि दो आयनाइजेबल ग्रुप तो हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है। इसके अलावा हमने देखा था पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक और बेसिक के अंदर और भी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से टाइट्रेशन कर्व डिफरेंट होता है। तो अब हम मेन बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो भी हमने डिस्कस करा था कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है लाइक दिस। कार्बन के साथ COOH है, NH2 है और दोनों जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दिस इज CH2, NH2 और COOH, ठीक है। जब हम फर्स्ट स्पीशीज़ ले रहे हैं, अगर हमने इसको एसिड की फॉर्म में लिया, क्योंकि हमने इसको एसिड में मिक्स करा था, तो इनिशियली इसके ऊपर चार्ज क्या है, NH3+ का चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है।
अब जैसे जैसे हम इसकी टाइट्रेशन बढ़ाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, हम बेस ऐड करते रहेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक जो है वो पहले अपना हाइड्रोजन लूज़ कर देगा। तो इस पॉइंट पे इसका जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैलेंस हो गए, तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। स्टिल हम अगर इसमें बेस ऐड करते जा रहे हैं, तो बेस ऐड करने के बाद अब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन लूज़ हो गया। जब यहाँ से भी हाइड्रोजन लूज़ हो गया, तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो शुरू में ये क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, फिर हुआ न्यूट्रल, और फिर हुआ नेगेटिवली चार्ज। और हमें ये सारे पीएच वैल्यूज़ देखनी है कि कौन से पीएच पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा था, कौन से पीएच पे न्यूट्रल चार्ज एक्वायर कर रहा था, और कौन से पीएच पे ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा था। ठीक है, सो glycine has one COOH group and one NH3 group in a fully protonated form with a net positive charge। तो बिगिनिंग में जब उसके ऊपर प्रोटोन एडेड एसिड के अंदर जब हमने उसे मिक्स करा, तो उसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। इनिशियली ग्लाइसिन इज फुल्ली प्रोटोनेटेड विद पीएच अप्रॉक्सीमेटली 1, और जब ये ग्राफ बिगिन हो रहा है तो इसका पीएच बेटा नियरली कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो शुरुआत में इस ग्लाइसिन का पीएच है 1 एंड हैज़ 2 आयनाइजेबल ग्रुप्स ऑफ केपेबल ऑफ गिविंग प्रोटॉन। As the titration curve proceed and the pH rises, glycine undergoes dissociation and becomes a Zwitter ion। जैसे जैसे pH हम बढ़ाते हैं, बेस ऐड करते हैं, pH बढ़ता है, तो साथ के साथ वो अपना हाइड्रोजन लूज़ करता है। अब उसके ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो बन जाता है एक Zwitter ion। On plotting the titration curve by addition of sodium hydroxide, the pH gradually rises and reaches a flat zone। हम क्या देख रहे हैं, pH बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और धीरे से एक फ्लैट जोन बन रही है, ये एक स्टीप जोन बन रही है। तो ये वो स्टीप जोन है, ये वो स्टेज है जहाँ पे वो डिसोसिएशन हो रही है। On plotting the titration curve by adding sodium hydroxide, the pH gradually rises and reaches a flat zone। और ये कौन सा pH है जहाँ पे हमें फ्लैट जोन मिली, नियरली 2.3। This is the stage when COOH has half dissociated COO minus and hydrogen ion। और इस फ्लैट जोन को हमने क्या बोल दिया, बफरिंग जोन। तो जो फर्स्ट डिसोसिएशन हुई थी वो बेटा कौन से pH पे हुई थी, वो हुई थी pH 2.3 पे। As the titration proceed, a sharp rise in pH can be seen from pH 4.8। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले हमें pH, यहाँ पे हमें pH बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4 5, पहले पीएच बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक फ्लैट जोन है, मतलब कि बहुत हल्का 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 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया फ्लैट जोन। ये फ्लैट जोन जो है ये सिग्निफाई कर रही है कि यहाँ पे COOH जो है वो अपना हाइड्रोजन लूज कर रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। ये स्टीप जोन कहाँ तक रही, नियरली 4.8 तक। 4.8 के बाद हमने नोटिस करा कि ये पीएच एकदम से इंक्रीज करा, बहुत फास्टली इंक्रीज करा। दिस इज बिकॉज एट दिस पीएच ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज Zwitter ion इज अनेबल टू प्रोवाइड प्रोटोन टू न्यूट्रलाइज द बेस। क्योंकि यहाँ पे वो Zwitter ion की तरह एक्ट कर रहा था, और जब वो Zwitter ion की तरह एक्ट कर रहा था तो उस टाइम पे वो हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहा था उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्योंकि हम बेस डालते जा रहे हैं तो उसकी वजह से पीएच एकदम से बढ़ रहा है, बिकॉज ग्लाइसिन जो है वो हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहा, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा उस बेस को। विद फर्दर एडिशन ऑफ NaOH एंड राइज ऑफ पीएच, अ सेकेंड फ्लैट जोन ओवर pH 9 to 10 कैन बी नोटेड। दूसरी फ्लैट जोन हमें कहाँ मिली, ये pH 7 था, तो pH 8 9 और 10 के बीच में हमें दूसरी फ्लैट जोन मिली। अब ये जो दूसरी फ्लैट जोन है, यहाँ पे पता चल रहा है कि वो अगेन डीप्रोटोनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो NH3 था वो एक हाइड्रोजन को लूज करके NH2 बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड बफरिंग जोन ऑफ ग्लाइसिन। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई थी PK1 वो थी 2.3, जो सेकेंड वैल्यू आई वो है 9.6, और अगर हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट मीन्स PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2, इनका एवरेज निकाल देंगे, तो उससे हमें वैल्यू मिल गई 5.97 या नियरली 6। इन जनरल द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस। अच्छा, अगर हम ग्लाइसिन की बात नहीं करते, अगर हम बात करते हैं किसी और अमीनो एसिड की जिसके पास और भी ज़्यादा आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और भी ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो एक एक करके हाइड्रोजन लूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास PK वैल्यू 3 या 4 भी आ सकती हैं। PK1 and PK2 refers to the PK values for the main chain carboxylic acid and NH3 group for the neutral amino acid. So this was about the titration curve of glycine. Next question है, why is cellulose insoluble in water and it is not used as an energy source by humans? हम cellulose के थ्रू अपनी बॉडी में एनर्जी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, उसको क्यों नहीं ब्रेक डाउन करते। दूसरा चीज़ इसी क्वेश्चन के अंदर कि सेल्यूलोज जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व क्यों नहीं होता। सो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। सेल्यूलोज बेटा है क्या, सेल्यूलोज है एक पॉलीसेक्राइड।
ठीक है। अगर आपने पॉलीसेकेराइड वाली वीडियो देखी हो जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने स्टार्च का, सेल्यूलोज का, इन सब का स्ट्रक्चर हमने अच्छे से डिस्कस करा है। तो सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। वो वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों नहीं होता, मेनली क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है विद इन द चेन। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्गली बाउंड है कि वो ब्रेक डाउन नहीं होता और वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। और अगर हम बात करें एनर्जी सोर्स की, कि हम सेल्यूलोज अगर हम कंज्यूम भी करते हैं लाइक प्लांट प्रोडक्ट्स या लीफी वेजिटेबल जिनके अंदर सेल्यूलोज होता है, तो हम उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसको हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। सेल्यूलोज ग्लूकोज इन सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय बीटा 1,4 लिंकेज। और बीटा 1,4 लिंकेज की वजह से ये बहुत लंबे लंबे लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट चेन बनते हैं। Human beings do not possess the enzyme required to hydrolyze this bond. Amylase present in human saliva and pancreatic juice are suited for alpha 1,4 glycosidic bond. हमारी बॉडी के जो भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं वो अल्फा 1,4 लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए हमारे एंजाइम जो है वो सेल्यूलोज पे इनएक्टिव है। सेल्यूलोज इज insoluble in water due to the strong hydrogen bond between cellulose chain, creating a stable rigid structure. Thus, this makes it difficult for water to disrupt the intermolecular force holding the cellulose molecule together. अब within the molecule उसका इतना strong hydrogen bond है कि हाइड्रोजन वाटर जो है वो वहाँ पे अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाता। Cellulose is a polymer of glucose and the hydroxyl group on each glucose molecule form hydrogen bond with other glucose molecule, और जिसकी वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है, इंटरकनेक्टेड है विद इन द सेल्यूलोज स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज हमें दिख रही है और उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज जो है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च को हमारी बॉडी हाइड्रोलाइज कर सकती है, उससे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वाई इज पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें हम ऑलरेडी जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री प्रीवियस पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंजाइम्स इफेक्टिव ड्रग टारगेट्स। एंजाइम इफेक्टिव ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं? ड्रग टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें हर पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम कैटलाइज मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड अचीव फिनोमिनल रेट एक्सेलरेशन बाय मैचिंग प्रोटीन एंड सबस्ट्रेट। बेसिकली ये है कि एंजाइम इफेक्टिव ड्रग टारगेट का मतलब है कि ड्रग कैसे एंजाइम के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है। एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि मेनली यही है, अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा देन ऑल्सो द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, बट एंजाइम क्या कर रहे हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय मैचिंग प्रोटीन एंड सबस्ट्रेट केमिकल ग्रुप्स इन द ट्रांजिशन स्टेट। वो सबस्ट्रेट को और प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास ला रहे हैं ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में एक दूसरे के साथ जल्दी से बाउंड हो जाए। Inhibitors take advantage of these chemical interactions are among the most potent. So inhibitors take advantage of chemical interaction are among the most potent and effective drugs known. एंजाइम का ये जो प्रिंसिपल है ना कि एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? सबस्ट्रेट जो है वो अपने एंजाइम के साथ एक्ट करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। लॉकिन की हाइपोथेसिस आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इनहिबिटर क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होने देंगे। जब सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा तो वो रिएक्शन इजीली हो नहीं पाएगा, रिएक्शन ब्लॉक होगा। तो ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं, सबसे इफेक्टिव या पोटेंट जो ड्रग्स होते हैं, वो मेन ये इनहिबिटर के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं कि वो इन केमिकल इंटरेक्शंस को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं। द कैटालिटिक केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम इज द की टू डिज़ाइन पोटेंट इनहिबिटर्स। तो ये जो कैटालिटिक केमिस्ट्री है कि मतलब एंजाइम को कैसे ब्रेक करना है, एंजाइम को कैसे काम नहीं करने देना, यही मेन प्रिंसिपल होता है ड्रग टारगेट का। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एक्ट ऑन एंजाइम एक्ट एज इनहिबिटर। ज़्यादातर ड्रग इसी तरह बनाए जाते हैं कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसको इनहिबिट कर दे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्पिटिटिव। जो इनहिबिशन होती है एंजाइम को जब हम इनहिबिट करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकती है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ड्रग इनहिबिटर्स बनाए जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। Some inhibitors are non-competitive as well, binding away from the substrate binding domain, competing for cofactor coenzyme binding or causing allosteric conformational changes. Non-competitive binding का मतलब हुआ, जैसे देखो ये अगर एक एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा,
एक हमने कहा कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग में क्या है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंड लेट्स से ये ड्रग है। दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम है। अब हम ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को इस हिसाब से बढ़ाएंगे कि वो सबस्ट्रेट को बाइंड ना होने दे और खुद यहाँ के बाइंड हो जाए। मतलब देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द ड्रग टू बाइंड विद द एंजाइम। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। द नेम इट सेल्फ सजेस्ट नॉन कॉम्पिटिटिव। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये एक एंजाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है जो इसके साथ बाइंड करेगा, बट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम के किसी दूसरी साइड पे आके बाइंड कर देगा। जब वो बाइंड करेगा तो इस एंजाइम के अंदर ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे कि वो इसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करने देंगे। इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, या फिर वो किसी को फैक्टर को एंजाइम के साथ बाइंड कर देगा ताकि वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को ना होने दे। तो ये एंजाइम के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाते हैं इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। अदर इनहिबिटर्स आर इरिवर्सिबल एंड दीज कोवलेंटली बाइंड टू एंजाइम। जो मेनली ड्रग टारगेट के लिए जो इनहिबिटर्स बनाए जाते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार वो एंजाइम के साथ बाइंड हो गए तो अब वो हटेंगे नहीं और एंजाइम को वापस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होने देंगे। वो जो इनहिबिटर्स होते हैं एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाइंड करते हैं और परमानेंटली उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम एक्ट ऑप्टिमली एंड ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी कैन नॉट बी ईदर इंक्रीज और decreased. However, drug can either increase or decrease the rate of enzymatically mediated reaction. एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी फिक्स होती है। हम उनकी एक्टिविटी को कि वो कैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हम उनको बढ़ा या कम नहीं कर सकते। हम बस ये कर सकते हैं सबस्ट्रेट या एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके बाइंडिंग का तरीका नहीं चेंज कर सकते। हाउएवर, लेकिन अगर हम ड्रग्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो ड्रग्स को हम उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो पावर है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। In fact, drug can act by increasing or decreasing the affinity of enzyme for its substrate. ड्रग कैसे काम करेगा, ड्रग एंजाइम की एफिनिटी को या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा कि वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना कर सके। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम विच इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट एंड द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज लोअर्ड। अगर हमें किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ानी है, स्टिमुलेशन बढ़ाना है, तो हम सबस्ट्रेट की भी एफिनिटी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो Km है, जो माइकलिस कॉन्स्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एंजाइम एक्टिविटी को कम करने का दूसरा तरीका ये भी है एंजाइम इंडक्शन, दैट इज इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ मोर एंजाइम प्रोटीन। अगर हम नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ा दें तो इवेंचुअली वो इट विल बाइंड विद मोर ऑफ द सबस्ट्रेट्स और ज़्यादा रिएक्शन होगा। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अनदर कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन के लिए सबसे मेन काम क्या है, इनहिबिटर्स का यूज़ करना। इनहिबिटर्स के यूज़ करने से हम बहुत सारी रिएक्शंस को होने से रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं रिएक्शंस को। जो अननेसेसरी रिएक्शंस है या जो एबनॉर्मल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको इनहिबिटर्स की हेल्प से रोका जा सकता है। द इफेक्ट ऑफ एंजाइम स्टिमुलेशन, इंडक्शन एंड इनहिबिशन on the kinetics of enzyme reaction is depicted graphically. In the graph, Vmax is the maximum velocity of the reaction, Vmax S is the stimulated enzyme, Vmax I is the presence of non-competitive inhibitor, Km rate constant of the reaction और Kms है stimulated। तो बेसिकली जो ग्राफ है उसके अंदर तीनों वैल्यूज़ बनी हुई हैं, Vmax भी और Km भी फॉर डिफरेंट कंडीशन। एक नॉर्मल कंडीशन के लिए, एक स्टिमुलेटेड एंजाइम के लिए और एक इनहिबिटेड एंजाइम। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखो तो इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे KMS लिखा है, यहाँ पे Vmax S लिखा है। मतलब अगर हम एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी जो माइकलिस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है, वेयर एज जो उसकी Vmax की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल है बेटा वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल Km की वैल्यू है ये है, नॉर्मल Vmax की वैल्यू है, नॉर्मल जो ग्राफ है एंजाइम का वो ये जो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेड है। अब अगर हम एस वाला देखें, मतलब स्टिमुलेटेड एंजाइम, तो जब एंजाइम स्टिमुलेट हुआ वो ज़्यादा काम करने लग गया तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है और जो कांस्टेंट है वो कम हो रहा है। अगर हम इंडक्शन कर रहे हैं या इनहिबिशन कर रहे हैं तो इनहिबिशन के केस में उसकी जो वेलोसिटी है, अगर आप यहाँ पे Vmax I देखोगे तो ये Vmax I कितना नीचे आ गया, तो Vmax I की वैल्यू जो होती है इनहिबिशन के केस में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वेयर एज जो Km काइनेटिक्स है, जो माइकलिस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कैन अकर इन डिफरेंट वेज। अब हमें ये पता चल गया कि हम ड्रग टारगेट के लिए मेनली क्या यूज़ कर रहे हैं, कैटालिटिक काइनेटिक्स
का यूज़ कर रहे हैं कि एंजाइम को किस तरीके से इनिबिट करा जाए। एंजाइम को इनिबिट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉन स्पेसिफिक और एक होता है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इनिबिशन, एज द एंजाइम्स आर प्रोटीन, मेनी ड्रग्स ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम विद विच दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड डीनेचर देम। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को, 3D स्ट्रक्चर्स को डीनेचर कर सकते हैं। अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर हो गया तो एंजाइम के पास एक साइट होती है ना, एक्टिव साइट, जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अगर ये साइट डिस्टॉर्ट हो गई तो सबस्ट्रेट तो यहाँ पे बाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी इज ऑल्सो इनिबिटेड बाय सम फैक्टर्स लाइक अनफेवरेबल पीएच कंडीशन क्रिएट कर देना, टेम्परेचर अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देना, ये कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर देना जो उस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर दें। इनिबिटरी एक्शन कॉज बाय दीज एजेंट इज ऑफ जनरल नेचर एंड non-specific. Example, chemical which inhibit enzyme non-specifically are heavy metals, strong acids, alkalis, alcohol, formaldehyde and phenol. तो ये इनिबिटर्स जो है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करता। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक इनिबिशन की, मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंजाइम को इनिबिट करना है और बाकी के एंजाइम को इनिबिट नहीं करना, तो वो हो गया स्पेसिफिक इनिबिशन। स्पेसिफिक इनिबिशन हम कर सकते हैं दो तरीके से, एक होता है कॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स का स्ट्रक्चर्स नियरली सेम होता है सबस्ट्रेट का। एज आई टोल्ड यू कि ये एक एंजाइम है, अगर ये इसका सबस्ट्रेट है तो जो हमने इनहिबिटर बनाया वो भी ऐसा ही है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो चांसेस हैं कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ ना बाइंड होके इनहिबिटर बाइंड हो जाए। अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देगा और ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। The structural similarity between the substrate and inhibitory components enable the inhibitor to compete with the substrate. तो उनकी जो structural similarity है उसकी वजह से जो inhibitor है वो substrate के साथ compete करता है binding के लिए, और जैसे ही वो enzyme के साथ bind कर देगा वो substrate और enzyme की binding को prevent कर देगा और enzyme substrate complex नहीं बनेगा, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है सल्फानिलमाइड। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोएट, अ कंपाउंड यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड कोएंजाइम एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन फ्रैगमेंट। तो बेसिकली फॉलिक एसिड कोएंजाइम के लिए ज़रूरी होता है एक एंजाइम पैरा अमीनो बेंजोएट, और उसको इनहिबिट कौन करता है? सल्फानिलमाइड, ठीक है। तो therefore it is easy to understand why sulfanilamide is successfully used as drug inhibiting the growth of bacteria. In fact, many other drugs also work by acting as competitive inhibitors. तो बहुत सारे एंटीबायोटिक ड्रग के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी यूज़ करे जाते हैं जो एंजाइम और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देंगे और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और ये है सल्फानिलमाइड। ये बेसिकली सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और ये है हमारा इनहिबिटर। दोनों में बहुत सारी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। दूसरा मेन इनहिबिटर जो है, जो सबसे मेन एग्जांपल आता है, वो है मेलोनिक एसिड। अगर आप मेलोनिक एसिड और सक्सेनिक एसिड देखो, इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो ये एंजाइम मेलोनिक एसिड जो है ये इनहिबिट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड की, ठीक है। तो एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो सक्सेनिक एसिड के साथ बाइंड ना होके मेलोनिक एसिड के साथ बाइंड हो जाता है और सक्सेनिक एसिड की ऑक्सीडेशन रुक जाती है। It is possible that active site of enzyme mistakenly accept malonic acid instead of succinic acid, and this will cause competitive inhibition. As the product is not formed या फिर non functional product बन रहा है, उसकी वजह से वो reaction जो है वहीं पे disrupt हो गया। A characteristic feature of competitive inhibition is that it can be reversed by increasing the substrate concentration. अब क्योंकि यहाँ पे competition है, तो अगर मेरे को इस competition को reverse करना है तो substrate की concentration को बढ़ा दो। अगर एंजाइम के साथ substrate बहुत ज़्यादा है और इनहिबिटर्स कम है तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट की बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर हम इनहिबिटर्स को बढ़ा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमें दोनों को compete करवाना है तो कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से जो रिएक्शन है, जो कोर्स ऑफ रिएक्शन है वो वेरी हो सकता है। वी कैन डिटेक्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाय द रेट ऑफ study of rate of enzymatic reaction in presence and absence of competitive inhibitor. Vmax remains unchanged in the presence of competitive inhibitor, whereas Km is increased, since a higher substrate concentration would be needed to outcompete with the inhibitor and to achieve the saturation. तो अगर हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना है तो हमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा
बढ़ाना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मतलब अब हमें एंजाइम को इनिबिट करना है, लेकिन कौन से तरीके से? नॉन कॉम्पिटिटिव वे से। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स इनिबिट एंजाइम एक्शन बाय कंबाइनिंग इन विद अ ग्रुप असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और बाय रिमूविंग मेटल आयन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एंजाइम के या तो किसी एक जो सबस्ट्रेट वाली साइड थी उसकी जगह हमने किसी एक इनिबिटर ने बाइंड कर लिया, या फिर किसी दूसरी जगह पे बाइंड कर दिया, और इस बाइंडिंग की वजह से या कोई मेटल आयन रिमूव कर दिया या एंजाइम के अंदर कुछ केमिकल चेंज क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट में चेंज आ गई। अगर एक्टिव साइट में चेंज आ गई तो अब वहाँ पे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं हो सकती। These compounds act by converting the enzyme into an inactive या less active form. Such inhibitors cannot be displaced by excess substrate. अब यहाँ पे substrate की concentration बढ़ाने से भी रिएक्शन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि हमने एंजाइम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर दिए। Since their action does not involve displacement of substrate, they have no effect on Km of the substrate. The inhibitor does not attach at the catalytic site. कभी कभी इनिबिटर कैटालिटिक मतलब एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ऑल्टर साइट पे या एडजेसेंट साइट पे अटैच हो रहा है और एंजाइम के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक वेज कि एंजाइम के कौन से प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ड्रग टारगेट्स जो है वो डिज़ाइन करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, एनोमर और म्यूटा रोटेशन। अगर हम इनैंशियोमर की बात करें तो इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स बेटा स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब ये वो आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हैं जो बेसिकली मिरर इमेज या नॉन मिरर इमेज के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। इनैंशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर दो कंपाउंड है, जैसे डी ग्लिसरल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर मिरर इमेज हो और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, बट ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स आर दो स्टीरियोमर्स हु स्ट्रक्चर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जैसे कि DNL ग्लिसरल्डिहाइड, DNL ग्लूकोज। लेकिन व्हेन अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैव मोर देन वन chiral center, their structure are not related to each other as an object, it's mirroring and it's mirror images, मतलब कि वो मिरर इमेजेस नहीं है, तो हम इनको बोल देंगे डायस्टीरियोमर्स, जैसे कि डी मैनोज और डी गैलेक्टोज। सो यू कैन सी एन एग्जाम्पल। इनैंशियोमर में हमने एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज बनाया। अगर एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में आप देखोगे तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड कार्बन के अंदर हमें सिर्फ शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, चेंज नज़र आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो OH ग्रुप राइट साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट में है, थर्ड वाले कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इसमें राइट साइड पे है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या हो गए? इनैंशियोमर। अगर हम बात करें डी मैनोज और डी गैलेक्टोज की, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो सुपर इम्पोजेबल भी नहीं हो और मिरर इमेजेस भी नहीं हो तो उनको हम बोल देते हैं डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट टर्म हमारी है एनोमर्स, दोज मोनोएक्सैकेराइड्स एंड देयर डेरिवेटिव व्हिच डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिगरेशन अराउंड एनोमेरिक कार्बन। सिर्फ अगर एनोमेरिक जो हमारा मेन कार्बन, जैसे जो टर्मिनल कार्बन होता है ना जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो अगर मेन एनोमेरिक कार्बन पे उनका कुछ केमिकल चेंज है तो उसको हम बोल देंगे एनोमर्स। दैट इज कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आर रेफर टू एज एनोमर्स। एग्जाम्पल अल्फा एंड बीटा ग्लूकोजेस या मिथाइल अल्फा ग्लाइकोसाइड और मिथाइल बीटा ग्लाइकोसाइड। Next term is mutarotation. When a freshly prepared solution of monosaccharide or a reducing di या oligosaccharide is allowed to stand, it optical activity changes. Basically क्या होता है, जो भी ऐसे केमिकल्स होते हैं उनके अंदर या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं या लीवो रोटेटरी होते हैं, मतलब उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये होती है कि वो प्लेन पोलराइज को या तो राइट साइड की तरफ रोटेट करते हैं या फिर लेफ्ट साइड की तरफ। लेकिन कभी कभी अगर हम इन सोल्यूशंस को थोड़ी देर के लिए विथस्टैंड कर दें तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होती रहती है कांस्टेंट वैल्यू पे, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो हम देखेंगे कि उसकी जो रोटेशन है वो 112 से चेंज होके हो जाती है 52.7 डिग्री, ठीक है जी। तो ये एक और डिफरेंस है एनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का जो आप लर्न कर सकते हो। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स या एग्जाम्पल जो एनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के हैं।
Anomers are two isomers that differ in configuration only at the carbon that are at carbonyl carbon जो होता है उसमें. These carbon is called as anomeric carbon. NO का मतलब होता है upper. एनोमेरिक कार्बन पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन वेरी कर रही है जहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अटैच होता है. प्रीफिक्स अल्फा एंड बीटा डिनोट द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द एनोमेरिक कार्बन. एनोमर्स आर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स है मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं और नॉन मिरर इमेजेस हैं. दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कार्बन. जैसे कि एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एनोमर. सो बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज. कि जब ये डी ग्लूकोज होते हैं अपने साइक्लिक फॉर्म में चेंज हो रहा होता है हेमी एसिटल फॉर्म में, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है. एंड दीज आर द इट्स एनोमेरिक फॉर्म. म्यूटा रोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डिजोल्व करके छोड़ दें तो उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो रोटेशन है, वो 112 से चेंज होकर 52.7 पे हो जाएगी. और अगर हम बीटा डी ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर दें तो उसकी रोटेशन 18.7 से चेंज होकर 52.7 बन जाएगी. दिस चेंज इन रोटेशन अकर्स बिकॉज इन वाटर द हेमी एसिटल फॉर्म ओपन टू फॉर्म एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड जब रिसाइकल होता है तो बोथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज कैन बी फॉर्म. तो हमने क्या करा था, जब ग्लूकोज को मिक्स करा, डी ग्लूकोज को अगर हमने मिक्स करा पानी के अंदर तो उसकी चेन ओपन हुई, एल्डिहाइड बना. एल्डिहाइड जो था वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, जैसे हमने यहाँ पे देखा, या तो वो बीटा के अंदर या अल्फा के अंदर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. इवेंचुअली द थ्री फॉर्म्स रीच इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 52.7. दिस इज वाई द सेम स्पेसिफिक रोटेशन रिजल्ट्स वेदर द क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर आर अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज. अगर आप यहाँ पे देखो अल्फा डी ग्लूकोज वालों की भी जो रोटेशन थी वो 112 से चेंज होकर क्या बनी, 52.7. बीटा डी ग्लूकोज की भी जो रोटेशन थी वो 18.7 से चेंज होकर क्या बनी, 52.7. क्योंकि ये एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. तो एट द एंड इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बन रहा है वो एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ अल्फा और बीटा का बन रहा है, जिसकी ओवरऑल एक्टिविटी एंगल या ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, 52.7 डिग्री. बट इन पॉलीसेक्राइड्स, लेकिन ग्लूकोज तो पॉलीसेक्राइड नहीं है. अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो एनोमेरिक कार्बन ऑफ कांस्टेंट शुगर यूनिट इज़ नॉट फ्री टू म्यूटा रोटेट, क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होता है दूसरे शुगर के साथ. तो वहाँ पे हमें ये म्यूटा रोटेशन देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. एल्बुमिन वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर भी सोल्यूबल होता है, ट्रू है. कोलाजन एक टाइप का फाइब्रस प्रोटीन है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. डीएनए फॉर्मेशन में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज ऑल्सो ट्रू. करेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज नॉट टू डुप्लीकेट, ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि जेनेटिक मटीरियल रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होता ही होता है. प्रेजेंस ऑफ हायर देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज कीटोनूरिया, वो फॉल्स. वो कीटोनीमिया होता है क्योंकि ब्लड के अंदर है तो सफिक्स में ईमिया लगता है. सो in this video we will discuss only till this part. In the next video we'll do another part, yeah, another half portion of the question paper of December 2024. Thank you for watching. If you have any doubt you can put that in the comment section or drop an email. Thank you.